You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कल हमने आपको हीट एंड टेम्परेचर इसका कॉन्सेप्ट बताया था और कोई भी नया स्केल कैसे बनता है ये भी बताया था। अगर हमको आज एक नया स्केल डिजाइन करना है तो हमको दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होंगे। एक हमारा होता है आइस पॉइंट और जनरली हम लोग वाटर को लेके ही जितने भी अभी तक बने हैं स्केल उसमें वाटर का ही फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का ही स्टीम पॉइंट लेते हैं और इस तरीके से सारे थर्मोमीटर और वो जो स्केल है टेम्परेचर मेजर करने के वो सारे हमारे बने। लेकिन केल्विन स्केल उसमें एक एक्सेप्शन है। केल्विन स्केल भले ही हमने उसके लिए आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट मेंशन कर दिया था बट केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं और हमारा जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो बोला जाता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है, उससे कम टेम्परेचर क्यों नहीं हो सकता, ये कैसे ये सारी बातें पता चली वो आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले थर्मोमीटर कैसे बनता है, क्योंकि थर्मोमीटर के मेकिंग से ही हमारा केल्विन स्केल जो एब्सोल्यूट स्केल है उसके बारे में हम जान पाएंगे। थर्मोमीटर बनाने के लिए हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसका कोई एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज करे। इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये जो टर्म हमने लिखा है यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये कैसी प्रॉपर्टी? ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज करे, टेम्परेचर सेंसिटिव। अब मान लो किसी बॉडी का मास, अगर हम मास की बात करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं, क्या वो मास में कोई चेंजेस होगा? इज देयर विल बी एनी चेंज इन द मास? जैसे कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, इसका एक मास होता है और इसका एक वॉल्यूम होता है। अगर मान लो इसको हम हीट अप करते हैं, इस तरह से इसको हीट किया, क्या इसके मास में कोई फर्क आएगा? इज देयर एनी चेंज इन द मास? नहीं, मास रिमेन्स सेम। हम इसको हीट अप कर दें, कुछ भी कर दें, मास हमेशा सेम रहता है। लेकिन अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत हम लोग को थर्मल एक्सपेंशन पहले से पता है, हम लोग उसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं अभी। तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। और अगर डेंसिटी की बात की जाएगी तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास अगर कांस्टेंट है और वॉल्यूम अगर वेरिएबल है, चेंज कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो डेंसिटी वेरिएबल हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं
जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और इस तरह के मटेरियल को ही हम लोग थर्मोमीटर बनाने में यूज करते हैं। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो टेम्परेचर से काफी सेंसिटिव है, और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो एक्सपैंड करता है। अब हम लोग ने सपोज मान लो एक छोटे सा ऐसा एक रीजन है जिसके अंदर मर्क्यूरी को फिल कर दिया है। इसके अंदर मर्क्यूरी है, इसको फिल कर दिया है, और इसके बाद इसकी एकदम से ऐसे थीन ट्यूब बनाई है, ऐसा थोड़ा सा बेंड करके, और इस तरह का एक ट्यूब बना दिया है। और ये पूरा हमारा थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। और ये जो है ये वैक्यूम है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये पूरा वैक्यूम होता है, इसमें एयर नहीं होगा। अगर एयर होगा तो मर्क्यूरी एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा, तो ये पूरा वैक्यूम होता है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम इसको सपोज किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो मर्क्यूरी है वो एक्सपैंड होना चाहेगा, और एक्सपैंड होने के लिए इसके पास सिर्फ यही जगह है, ये वाला, इसके ऊपर लेंथ इसका बढ़ने लगेगा। इट बेसिकली इट इज एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग, तो लेंथ बढ़ने लगा। और ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है कोई जरूरी नहीं है कि ये लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन करे। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c काइंड ऑफ रिलेशन। इस तरह का रिलेशन हो तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर रिलेशनशिप। और अगर कोई हायर पावर हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो y जो है वो x पर डिपेंडेंट है नो डाउट, लेकिन x का पावर 1 है तो लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। मतलब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू सम mt प्लस c, लेट्स से, तो लेंथ जो है वो टेम्परेचर से लीनियर रिलेशनशिप में है, या स्क्वायर क्यूब 1/t ऐसा भी हो सकता है। टेम्परेचर के साथ चेंज होना कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, भी हो सकता है कोई क्वांटिटी घटने लगे, कोई चीज बढ़ने लगे, कोई चीज, जैसे डेंसिटी के बारे में हम लोग, जैसे वॉल्यूम के बारे में हम बात बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी घटता है। तो हर चीज टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ ही जाएगा ऐसा बात नहीं है, और हर चीज लीनियरली बढ़ेगा ऐसा भी बात नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे मटेरियल हैं, उनमें से कुछ मटेरियल को ही हम एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और उसको थर्मोमेट्रिक मटेरियल की तरह यूज करते हैं, जिससे मर्क्यूरी सबसे ज्यादा अच्छा है, बहुत सारी जगह पर यूज होता है, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन से ही हम लोग देखेंगे कि क्या इसका लिमिटेशन है। पॉइंट ये है कि हमारा जो मटेरियल होना चाहिए वो तो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर भी समझो। जैसे मान लो ये बॉडी का अभी जो हमने यहाँ पर बॉडी यहाँ पर जो फ्लेम लगाया है, सपोज इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके पहले लगाए थे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 से 80 जाने में जितना इसका लेंथ बढ़ा, अगर 80 से 120 जाने में अगर लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, उससे ज्यादा बढ़ गया, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सपेंशन अगर नहीं हुआ तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोअर टेम्परेचर पर यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो उसमें जो इंक्रीमेंट है वो नॉन लीनियर हो गया। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनमें जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस का मैं एग्जांपल लेता हूं। एक प्लैटिनम वायर होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मैं कुछ देर के लिए कांस्टेंट रख दो तो रो जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन ये जो रो प्रोपोर्शनल टू टी है, रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ये बाद में हायर टेम्परेचर पर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने लगता है।
इनिशियली जो रो है वर्सेस टी, अगर हम ये ग्राफ देखें तो ये इनिशियली लीनियर होता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर ये ऐसे हो जाता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखने में। इसलिए कोई भी अगर थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो हम लोग को उसका भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि उसको किसी रेंज के लिए यूज कर लें। हर एक थर्मोमीटर का एक रेंज कि भाई हम इसको 200 डिग्री से तक यूज कर सकते हैं। अब मान लो 200 से 500 डिग्री टेम्परेचर के लिए अपने को दूसरा थर्मोमीटर यूज करना पड़ेगा। 500 से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो हमको दूसरा थर्मोमीटर मेजर करना पड़ेगा। हमने थर्मोमीटर बनाया सबको सेम प्रिंसिपल पर है, कोई एक ऐसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो लिनियरली वेरी कर रही हो, लेकिन अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, और इसलिए हम हर थर्मोमीटर को मर्क्यूरी से ही नहीं बना सकते। मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मान लो अगर हमने कोई थर्मोमीटर बना दिया और उसको हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये मर्क्यूरी वेपराइज हो जाएगा, रीडिंग देगा ही नहीं, वेपर बन गया ये पूरा। तो इसका लिमिटेशन हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमको 500 से कम मतलब 400-300 तक ही मर्क्यूरी को हम मेजर कर सकते हैं अगर मर्क्यूरी थर्मोमीटर है तो 2-3 बातें अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया उसमें आपको बताई। एक तो बताई कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैं अभी लिखने जा रहा हूं 2-3 स्टेटमेंट। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी it is a property of a material which changes linearly or which is sensitive, ऐसे लिखो, which is sensitive to temperature and changes linearly with temperature। टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज करें तब जाके हम उसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की तरह देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, अब 500 डिग्री तक, 500 डिग्री के आसपास तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन 300 डिग्री या उससे कम डिग्री में मर्क्यूरी का जो ये जो लेवल है ये लिनियरली इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है एज वी इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। इसके अलावा एक है प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस, जैसे हमने कहा कि प्लैटिनम वायर एक मतलब बेसिकली एक मटेरियल है। प्लैटिनम नाम सुने होंगे, गोल्ड से भी ज्यादा ये मतलब कॉस्टली होता है प्लैटिनम, और उससे ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा हार्ड होता है प्लैटिनम गोल्ड से। तो प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस, अगर एक वायर ले लें हम प्लैटिनम का और उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाए तो उसका भी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज करता है। तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुई प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस मर्क्यूरी कॉलम के लेंथ के लिए L। अब कैसे हम थर्मोमीटर बनाएंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जैसे मान लो एक थर्मोमीटर बना दिए, ये मर्क्यूरी का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस का एक्चुअल मेकिंग कैसा है ये हम लोग के लेवल पर नहीं है, बस थोड़ा सा उसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला मैं बता दूंगा। इसी टाइप से मैं इंटरनल स्ट्रक्चर उसका नहीं बताएंगे, लेकिन कैसे वर्क करता है वो बता देंगे। तो मान लो यहाँ पर मर्क्यूरी है बहुत, और जैसे ही हमने इसको फ्रीजिंग आइस में रखा, लेट्स अज्यूम दिस, इसको फ्रीजिंग आइस में रखा, ये आइस है, तो उस समय मर्क्यूरी का जो लेवल है वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब हमको इसको
जैसे कैलिबर कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं या फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, तो मान लो हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं, तो हमने ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इस लेंथ को मान लिया L0 और इसको असाइन कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या किया, दूसरा हमने फिर से एक और बॉइलिंग वाटर, ये हमारा बॉइलिंग वाटर है और इसमें इस थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दिया। अब ये जो थर्मोमीटर है वो हमारा इस केस में जो रीडिंग दे रहा है, मर्क्यूरी का लेवल राइज हो जाएगा, ये यहां तक आ गया, तो भर गया ये पूरा। अब ये जहां तक आया है उसको मैंने वहां पर मार्क कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये लेंथ को हमने ले लिया L100। ठीक है, ये हो गया कैलिब्रेशन। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पर हमने दोनों के लेंथ मेजर कर लिए। अब हमको मान लो कोई एक अननोन बॉडी है, कोई एक अननोन बॉडी है और इसमें हमने वही थर्मोमीटर इंसर्ट किया, थर्मोमीटर इंसर्ट किया और मान लो ये जो थर्मोमीटर है वो यहां तक रीडिंग दे रहा है, यहां तक रीडिंग। तो ये क्या टेम्परेचर सिग्निफाई करेगा अगर मैं इसके लेंथ को L से डिनोट कर दूं, तो यहां पर कौन सा टेम्परेचर होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, ये हमको समझना है। और अगर ये एक बात समझ आ गई तो फिर हम लोग कोई भी स्केल, कोई भी थर्मोमीटर उसको रिलेट कर सकते हैं, कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उसको रिलेट कर सकते हैं। और रिलेशन बहुत सिंपल है, जैसे हमने स्केल को बताते समय जब हम लोग टेम्परेचर का स्केल पढ़ रहे थे तो जैसा रिलेशनशिप बनाया था बिल्कुल वैसा ही। जैसे मान लो कि यहाँ पर L लेंथ पर इसका जो टेम्परेचर है, मैंने उसको अगर कुछ देर के लिए T मान लिया तो रिलेशन क्या बनेगा, T माइनस आइस पॉइंट, आइस पॉइंट जिसका जो भी है, मैं उसको चूंकि 0 लिया हूँ, सेंटीग्रेड स्केल है, डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, 100 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू लेंथ, जो भी हमारा लेंथ आया है L माइनस लेंथ एट आइस पॉइंट L0 डिवाइड बाई लेंथ एट स्टीम पॉइंट माइनस लेंथ एट आइस पॉइंट। अगर इसको हम रिलेट कर दें तो देखो, तुमको लेंथ पता है, L0, L100, ये सारी चीजें तुमको पता है, तो तुम सीधे सीधे टेम्परेचर क्या लिखोगे, टेम्परेचर लिखोगे L माइनस L0 डिवाइड बाई L100 माइनस L0 होल मल्टीप्लाइड विथ 100। तो बेसिकली ये वही रिलेशन दोबारा हम कर रहे हैं कि आइस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, स्टीम पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, उसका जो रेशियो होगा और जो लेंथ या जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रेशियो होगा वो दोनों बराबर होंगे। डायरेक्टली उसको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, देखो ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैसा दिखता है ये मेरे को मतलब नहीं उससे, बस इतना समझ लो कि इसको जब हम फ्रीजिंग आइस के साथ उतने टेम्परेचर पर रखते हैं और उसका जो रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं उस रेजिस्टेंस को R0 मान लूं, रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट, और R100 रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट, तो ये दो हमारे रेफरेंस हो गए, ये दोनों वैल्यू हमको पता हो गए। हमने उस वायर को फ्रीजिंग आइस में रखा, जब वो वही टेम्परेचर रीच कर गया तो उसका रेजिस्टेंस समहाउ हमने, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था उसको मेजर कर लिया और उसको असाइन कर दिया R0। फिर हमने उसको बॉइलिंग वाटर में रखा और उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस जो हुआ वो भी हमने मेजर कर लिया, उसको भी हमने असाइन कर दिया R100। ये दोनों मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थे। अब हम वो हमारा रेडी हो चुका है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर कुछ T है
तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी के साथ इस प्लेटिनम वायर को कांटेक्ट में लाते हैं और उस समय उसका रेजिस्टेंस होता है R, दैट इज रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T। तो ये आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, तो ये हो जाएगा T माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। इज इक्वल टू R माइनस R नॉट डिवाइड बाई R100 माइनस R। और देखा जाए तो यही तुम लोग उसके लिए भी तो यही कर रहे हो। और भी कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी उसके लिए भी यही यूज कर लेंगे। और ये जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट हमने लिखा है अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग होता है। तो जो मैंने यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किया है यही काम तो यहाँ पर हम लोग फ़ारेनहाइट के लिए भी कर सकते हैं। उस केस में आइस पॉइंट 32 डिग्री होगा, स्टीम पॉइंट 212 होगा। तो T माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 180 सॉरी माइनस 32 इक्वल्स टू दिस। अब ये हमारा एक रिलेशन बन गया, उसमें T इज द ओनली अननोन, वी कैन इजीली सॉल्व फॉर इट। तो इस तरीके से अगर हमको कोई भी थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करना है, ये कैलिब्रेशन का बात है कि हमने एक्चुअली जो हमको थर्मोमीटर दिया जाता है उस पर ये काम पहले से किया हुआ रहता है। लेकिन मान लो कि अगर कोई थर्मोमीटर पर ये काम पहले से नहीं किया हुआ, हमको करना है वो काम, हमने थर्मोमीटर बना दिया। थर्मोमीटर बनाने का मतलब हमने एक टप वो जो नॉब होता है उस नॉब के अंदर मर्क्यूरी डाल दिया, वैक्यूम ट्यूब बना दिया अंदर, बस ये हो गया हमारा थर्मोमीटर। अब इसमें टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे, वो तो बढ़ेगा घटेगा वो तो दिख रहा है, लेकिन हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। एक बार उसको फ्रीजिंग आइस में, जो कैलिब्रेशन का काम है हमने अभी तुमको वो बताया कि उसको एक बार फ्रीजिंग आइस में डाल दिया और उसका जो भी मर्क्यूरी का लेवल है वहां पर एक मार्किंग कर दी और वो लेंथ लिख लिया, ठीक है ये हमारा लेंथ है। और उसके बाद हमने उसको स्टीम पॉइंट पर उसको कोई भी बॉइलिंग वाटर में डाला और जो मर्क्यूरी का लेवल है उसको मार्क कर दिया। और ये भी हो सकता है क्या कि अगर वो जिस स्केल में, मतलब जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं 100, 0 और 100। नंबर ऑफ डिवीजन मतलब स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स कभी कभी ये भी हमारा काम आता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो बेसिकली अगर हमने ये डिफरेंस निकाल लिया तो हमने जैसे L0 और L100 ये दोनों निकाला, तो इसके बीच का जो भी है इसको 100 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे 100 पार्ट। और हर एक जो लाइन है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा डिनोट करेगा, 0+1 0+2 ऐसे। अगर यही काम हम फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 32 से स्टार्ट होगा और 212 तक जाएगा और इसमें 180 डिविजन्स हो जाएंगे और हर एक डिवीजन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी थर्मोमीटर बना सकते हैं। हमने या तो पूरा पूरा मार्किंग बना ली, और नहीं तो कोई भी एक लेंथ अगर मिल रहा है कि भाई ठीक है अभी मर्क्यूरी हमारा इतना लेंथ दिखा रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा। हमने कोई मार्किंग नहीं बनाई है, लेकिन हम डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अभी इस बॉडी का क्या टेम्परेचर है। तो हमने L0 और L100 पहले से हमको पता है और ये L हमने निकाल लिया और इसको फॉर्मूले में डाल देंगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू हो जाएगा। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में यूज करना होता तो 0 की जगह 32 लिखते और यहाँ पर 212 माइनस 32 लिखते और ये हमारा डिग्री से फ़ारेनहाइट में हो जाता वैल्यू। केल्विन में भी यही काम करेंगे, K माइनस 273.15 डिवाइड बाई 373 माइनस 273 ऐसा करके। तो पॉइंट ये है कि ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं बस यही फॉर्मूला है। कोई भी स्केल हो, कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो, इसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं और कोई भी टेम्परेचर को फिगर आउट कर सकते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर हो तो बताइए। ओके, इसके बाद हम लोग जैसे बहुत सारे थर्मोमीटर हैं, हमने तो 2 ही का एग्जांपल लिया और यही 2 पढ़ने हैं।
पुराने सिलेबस में, पुराना जब आज से 10 साल पहले जो सिलेबस था उसमें बहुत सारे और थर्मोमीटर इंक्लूडेड थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर एक मटेरियल की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ लीनियर चेंज होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं, जैसे मर्क्यूरी के बारे में ही कहा, मर्क्यूरी का मान लो 200 300 ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। हम एक ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसके से ज्यादा करेंगे तो मर्क्यूरी जो है वो एबनॉर्मल रीडिंग देगा और इसके पहले अच्छा रीडिंग देगा, ये कोई मतलब नहीं है। जैसे हायर टेम्परेचर पर हम जब जाते हैं तो उसका जो एक्सपेंशन है वो लीनियरली नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने रजिस्टिविटी के बारे में बताया कि मान लो ये टेम्परेचर के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे ये अब नॉन लीनियर रिलेशनशिप, एक्चुअली लीनियर होता तो ऐसा जाता है ग्राफ, लेकिन ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करने लग रहा है। एक्चुअली लाइन यही से स्टार्ट हुई है, लेकिन जब तक ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है तब तक ये लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसके बाद ये लाइन ऊपर चला गया तो इसके बाद हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं वो हायर टेम्परेचर पर उसका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, तो उसको कैसे यूज कर पाएंगे फिर थर्मोमीटर में। और हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ जो भी प्रॉपर्टी है वो हायर टेम्परेचर पर कुछ इसी तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तब फिर हमारा ध्यान आया गैसेस को हम एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज करें। और गैस का सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखा गया कि गैस का अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें तो मान लेते हैं उसका वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तीन चीज होता है जिसको थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। मान लेते हैं हम लोग किसी गैस का वॉल्यूम फिक्स कर दिए और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है। अगर किसी गैस का हमने प्रेशर समहाउ फिक्स कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैस जो है इसका बिहेवियर हायर टेम्परेचर पर भी चेंज नहीं हो रहा, बल्कि हायर टेम्परेचर पर ये और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। क्योंकि जो रियल गैसेस होती हैं और जो आइडियल गैसेस होती हैं, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर हमारा जो रियल गैसेस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो जो भी हमारा गैस का बिहेवियर है वो हायर टेम्परेचर पर भी बिल्कुल उसी तरीके से शो कर रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में, इसमें गैस को अगर यूज किया जाए तो हायर टेम्परेचर पर उसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो गैसेस एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल। जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग गैसेस हैं। एक कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जो हम लोग को पढ़ना है। मैं एक बार उसका डायग्राम एक बार शेयर करता हूं, जस्ट वेट ए मिनट। जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, ये हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसका वर्किंग कैसे होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, बहुत ज्यादा हमको वर्किंग पर फोकस नहीं करना। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, पहले ये लैब में एक्सपेरिमेंट होता था। देखिए, ये हमारा गैस है, ठीक है, और ये हमारा एक मर्क्यूरी है इसके अंदर, और ये मर्क्यूरी का रिजर्वायर है। अब देखो, जैसे ये टब नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये टब को यहां से क्लोज कर दो, तो जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा इस गैस का, जैसे मान लो हमने कोई ऐसे बॉडी में इस कैसे मीडियम में इसको डाला है जो हायर टेम्परेचर पर है, तो गैस का जैसे ही
टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, ये इसको पुश कर देगा, और अगर ये इसको पुश कर देगा तो ये मर्क्यूरी थोड़ा और नीचे आ जाएगा और इसका गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन इस गैस का वॉल्यूम वापस से इतना ही रखें, इसके लिए हमने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो ये पुश करेगा नीचे। हम ये जो रिजर्वायर, मर्क्यूरी रिजर्वायर जो दिया हुआ है, इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हम लोग मूव करते हैं और वापस से मर्क्यूरी लेवल को यहीं तक ला देते हैं। अगर नीचे तक भी आया ना तो इसको मूव करेंगे तो मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे वापस यहाँ तक आ जाएगा। ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करना होता है और उसमें क्या होता है, ये मर्क्यूरी का लेवल वापस इसी लेवल पर आ जाएगा। इस लेवल पर आने का मतलब ही है कि वापस से गैस का वॉल्यूम वही हो गया और यहाँ से मर्क्यूरी आके यहाँ पर चढ़ जाता है। तो फिर हम लोग हाइट का डिफरेंस मेजर करके और इस पॉइंट का प्रेशर निकाल लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है, ये कैसे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है कुछ इस तरीके से। अगर ये हमारा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ आया है, मान लो ये कोई गैस है, लेट से गैस 1, इस तरह से लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई और गैस लेंगे तो उसका भी कुछ इसी तरह से लिनियरली इंक्रीज करेगा। ये गैस 2, as we increase the temperature it will keep on increasing like this। अब मान लो ये गैस है और इसका भी हमको स्केल बनाना है, इसका भी थर्मोमीटर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो इस गैस को सबसे पहले फ्रीजिंग आइस में रखेंगे। फ्रीजिंग आइस में रख के जो भी इसका प्रेशर होगा वो प्रेशर हम P0 असाइन कर देंगे, प्रेशर एट आइस पॉइंट। P100 प्रेशर एट स्टीम पॉइंट। ये दोनों प्रेशर हमको पता है। और अभी किसी भी जनरल बॉडी का जब टेम्परेचर मेजर करना है तो हमने उसके अंदर इसको डिप किया हुआ है, इस गैस को, और इस ये जो मर्करी रिजर्वायर है इसको ऊपर नीचे करके इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहे हैं। और उस समय जो प्रेशर आएगा, ये मैनोमीटर है, यू नो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस मैनोमीटर, P0 + HRO(G) ये प्रेशर होता है और ये जो प्रेशर होगा गैस का भी वही प्रेशर होगा। इस तरीके से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जिस भी बॉडी का हमको टेम्परेचर मेजर करना है उस टेम्परेचर पर इस गैस का जो प्रेशर होगा, दिस इज द प्रेशर एट एनी टेम्परेचर। नाउ अब रिलेट कैसे करें? अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो अगेन T-0 डिवाइड बाई 100 - 0 दैट इज इक्वल्स टू P - P0 डिवाइड बाई P100 - P0। हो गया, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अगर यही हमारा केल्विन स्केल में होता तो T - 273.15 डिवाइड बाई 373 - 273 ऐसा करके और वहां पर। तो टेम्परेचर मेजर करना डिफरेंट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जो हमने ये रिजल्ट लिख दिया है, इसको हर जगह यही यूज करने वाले हैं। लेकिन गैसेस के साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन केल्विन ने पहली बार ऑब्जर्व किया। क्या? अगर ये जो ग्राफ है इसको पीछे की तरफ इन्होंने एक्सटेंड किया, इसको जब इन्होंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन, तो देखा कि ये सारे
जो ग्राफ है ये एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। एक और गैस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आया, लेकिन उसको भी जब हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं ना, वो भी जाके एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, और ये टेम्परेचर था -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। हर गैस का 0 डिग्री टेम्परेचर पर प्रेशर अलग अलग है, और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सबका प्रेशर अलग अलग बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। लेकिन जब हम सबको मिनिमाइज करें, जबका सबका इतना टेम्परेचर हम लेबोरेटरी में रीच नहीं कर पाते थे, इसको एक्स्ट्रापोलेट किया गया, ये सारे ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया, तो देखा गया कि एक ही पॉइंट पर सब जाके मीट कर रहे हैं। और सिर्फ ये ऐसा ही नहीं, हमने तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट करके ये ग्राफ प्लॉट किया है। अगर यही काम हम प्रेशर को कांस्टेंट करके करें, फॉर एग्जांपल इधर हमारा वॉल्यूम है और इधर हमारा टेम्परेचर है, और अगेन ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, और इस पूरे प्रोसेस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है, प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे ना और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो अलग अलग गैसेस का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से आया, लेकिन फिर से जब इसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये फिर से एक ही पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हुआ, -273.15। अब ये कोई इंसिडेंट तो नहीं है। इंटरेस्टिंगली अगर तुम सोचो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को इससे नीचे और हम एक्सटेंड करें, बोलने का मतलब है कि ये जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टी एक्सिस को टच कर रहा है, इससे आगे और एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये P वर्सेस V का ग्राफ, P वर्सेस T का ग्राफ है, और एक गैस का हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो वो कुछ ऐसे आ रहा है। हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे की तरफ, यहां तक लाके रखा, हम कह रहे कि नहीं इससे भी करो आगे, ठीक है चलो। अब इसके नीचे आने का मतलब क्या हुआ? इसका नीचे आने का मतलब कि प्रेशर निगेटिव हो रहा है। किसी भी गैस का प्रेशर निगेटिव कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या कभी? बताइए। सिमिलरली अगर हम इस ग्राफ को इससे फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करें तो हमारा वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, प्रेशर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यही हमारा वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक थर्मोमीटर को बनाने में एक स्टीम पॉइंट, एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट, दो रेफरेंस पॉइंट हम लोग ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि टेम्परेचर का जीरो कहां पर है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है ये किसी को पहले पता नहीं था। लेकिन जब इन ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया गया तो देखा गया कि ये टेम्परेचर बार बार आ रहा है, और इससे कम टेम्परेचर पर प्रेशर निगेटिव होना, ये इट्स लाइक इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का प्रेशर जो है, और खास करके गैस का प्रेशर, ये निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जीरो हो जाए, जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, जब रैंडम मूवमेंट रुक जाए, ये सारे केस में वो जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकता। यानी कि -273.15 पर वॉल्यूम भी जीरो हो रहा है, और -273.15 पर प्रेशर भी जीरो हो रहा है। यानी कि यही वो मिनिमम टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है।
और इसी पॉइंट को हम 0 केल्विन असाइन कर दिए, इसीलिए उसको एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है। जब हमने नया एक टेम्परेचर स्केल बनाया, ये टेम्परेचर स्केल जब हमने बनाया इन केल्विन, तो इसको 0 के असाइन कर दिया। इससे कम अब हो नहीं, इसके पीछे ग्राफ अब कभी जा ही नहीं सकता। अब जो भी होगा इससे बड़ा ही होगा टेम्परेचर। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है, लेकिन -10 केल्विन पॉसिबल नहीं है। द मिनिमम टेम्परेचर दैट वी कैन हैव इज 0 के। तो हमको जो 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता था किसी भी थर्मोमीटर को बनाने के लिए, उसमें एक पॉइंट तो हमको मिल चुका है, ओरिजिन। अब दूसरा पॉइंट कौन सा हो? दूसरा पॉइंट कौन सा हो? तो वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहां पर ये प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की बात कर रहा हूं। तो जो दूसरा पॉइंट है जिससे वो ग्राफ हमको पास करे और उसका हम इक्वेशन लिख दे और उसके अकॉर्डिंग हमारा रीडिंग किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर के लिया है, तो वो जो दूसरा जो पॉइंट हमने सर्च किया वो है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं इसको। इसको टी नॉट में असाइन कर देता हूं। दिस इज टी नॉट, और इसके कम कॉरेस्पॉन्डिंग ये पी जो है वो पी टी आर, ट्रिपल पॉइंट। टी नॉट क्या है? दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक्चुअली होता क्या है? तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 3 फेज, जो कोई भी सब्सटेंस के 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। फेज डायग्राम से ये चीज निकल के आती है। मैं अभी बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं जाऊंगा, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन आपको जैसे हर एक मटेरियल का एक ट्रिपल पॉइंट होता है। CO2 उसका भी ट्रिपल पॉइंट है, वाटर का भी है। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है ना, ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों होता है। तो वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इसका होता है 0.06 ATM। इस प्रेशर और टेम्परेचर पर वाटर, आइस और स्टीम तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। हम लोग को टेम्परेचर से मतलब है, तो यही हमारा टेम्परेचर होता है। और अगर हम केल्विन में बात करें तो ये होता है 273.16 के। तो हमने क्या किया, 273.16 के इस पर कोई भी गैस का प्रेशर मेजर कर लिया, और ये हमारा दूसरा रेफरेंस पॉइंट। अब इन दोनों को मिला के अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन ऑलवेज राइट P इज इक्वल टू mx। mx क्या होगा? तो m इज द स्लोप tan थीटा ऑफ दिस एंगल। tan थीटा क्या हो जाएगा? PTR डिवाइड बाई T नॉट, 273.16 इंटू T। ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू mx। नाउ किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, सपोज जैसे यही पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर बनाया है। अब यहाँ पर अगर ये गैस है जिस बॉडी में डाला गया है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर इसने गेन कर लिया और उसके अकॉर्डिंग प्रेशर इसका बढ़ चुका है। हमने मर्क्यूरी के लेवल को एडजस्ट करके वापस से वॉल्यूम को फिक्स कर दिया सेम, और जो भी इसका प्रेशर होगा वो मेजर कर लिया। और उसको मेजर करने के बाद यहाँ पर अगर उस वैल्यू को डाल दें तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि P इंटू टी नॉट हमारा 273.16 है, डिवाइड बाई PTR, दैट इज आवर टेम्परेचर। इसमें 2 पॉइंट का जरूरत ही नहीं है, एक ही पॉइंट से हमारा काम हो रहा है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल है। एंड दैट्स व्हाई द केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन?
लोग सुन रहे हो ना, शांत शांत बैठे हो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा। ये सब कुछ पहले से पता था? चलिए, अच्छी बात है। सर जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है वो 0.06 ही है ना? 0.06 ATM, हाँ, जहां तक मुझे याद है। एक बार देखना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ट्रिपल पॉइंट एक बार मैं चेक कर लूंगा। जस्ट वेट ए मिनट, वही है। सर वो शायद 6.11 into 10⁻³ पास्कल। 0.006 नहीं, ये 0.006, एक और जीरो है, सॉरी, 0.006। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो भी सही हो सकता है। ये एटीएम में है 0.006। इसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 1.01 10⁵ ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही बात आ जाएगा। वैसे हमारे लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा अभी जरूरी नहीं है। हमारा मेन टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 के। तो ये ट्रिपल पॉइंट हमको याद भी रहे तो अच्छा है, 0.006 ATM, और ये फेज डायग्राम से आता है। एक और लास्ट पॉइंट हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि जैसे चेंज इन टेम्परेचर की बात होती है, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हमने जितने भी नोन स्केल अभी देखे हैं तो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R/80 K-273/100। ये 273.15 होता है, लेकिन 273 रफली हम लोग लेते हैं। जिन जिन स्केल्स में नंबर ऑफ डिवीजन सेम है, मतलब स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच का जो गैप है वो सेम है, उसमें हमारा चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। लाइक अगर मान लो हमारे पास एक टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा टेम्परेचर है T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 ये हमारा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये तो सेंटीग्रेड स्केल में है। अगर मान लो यही दोनों टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो वैल्यू कुछ अलग होगा, और वैल्यू बहुत ज्यादा देर नहीं लगता, 273 ऐड करना पड़ता है। तो तुम अगर 273 इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 283, और ये हमारा 30 है तो इसको अगर 303, और इसमें भी अगर डिफरेंस लोगे तो ये भी आ जाएगा 20। लेकिन अगर यही दोनों टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग, और जब उसके बाद डिफरेंस निकालोगे तो ये 20 नहीं आएगा। या फिर ये र्यूमर स्केल, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसमें भी अगर तुम दोनों टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू R1 R2 निकाल लो और डिफरेंस निकालोगे तो 20 नहीं आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी द सेम इन एवरी स्केल। जिन स्केल्स में हमारा नंबर ऑफ डिवीजन सेम है उसमें तो सेम आ जाएगा, लेकिन जिनमें सेम नहीं है उसमें चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग आएगा। तब इसमें क्या रिलेशन बनेगा, तुम इसका डिफरेंशियल फॉर्म कहो। जैसे पहले तो यहाँ पर अगर हम 20 से डिवाइड कर दे तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा C अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन 4 इज इक्वल टू डेल्टा K अपॉन 5। डेल्टा जो है वो चेंज इन दैट स्केल है। जैसे मान लो तुम C और K को देखोगे तो ये डेल्टा C और डेल्टा के बराबर आ जाएंगे, लेकिन जनरली हमको क्वेश्चन में C और F के बीच में दिया जाता है। ये बहुत कम यूज होने वाला है, वैसे मैं बार बार इसको लेके चल रहा हूँ, लेकिन रिवर बहुत कम यूज होता है। तो डेल्टा C और डेल्टा F में देखोगे तो इसमें रिलेशन जो है दैट इज डेल्टा C इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स डेल्टा F।
या डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी। तो मान लो अगर फ़ारेनहाइट में हमारा कोई रीडिंग दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर हमको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि डायरेक्टली उसको माइनस कर दिए और वही हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में भी चेंज इन टेम्परेचर होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है कि दोनों टेम्परेचर को अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लो तब माइनस कर लो, और नहीं तो डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर लो। और अगर तुमको चेक करना हो कि ये रिजल्ट वैलिड है कि नहीं, तो कोई भी एक डेटा लेके तुम चेक कर सकते हो। मान लो एक टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेट्स से दिस इज T1, और दूसरा टेम्परेचर हमने ले लिया, कोई ऐसा डेटा लो ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। तो डेल्टा एफ मान लो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेट्स अज्यूम दिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और डेल्टा सी 5/9 इंटू डेल्टा एफ, मतलब अगर सेंटीग्रेड में अगर ये चेंज निकाले तो ये 50 डिग्री आना चाहिए। यू सी डेल्टा सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू 90, मैंने जानबूझ के थोड़ा ऐसा डेटा लिया है, तो ये 50 डिग्री आ रहा है। अब क्या करो कि 10 और 100 इस ये दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू निकाल दो। तो T1 इन डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेशन ही कर रहे हैं तुम्हारे सामने, देखो। तो 100 माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू C1, लेट्स से उसको टेम्परेचर को हमने C1 असाइन कर दिया, बाई 100। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 668 इंटू 5/9, ये हमारा आ गया C1। सिमिलरली अगर C2 निकालें तो हो जाएगा 10 माइनस 32, 10 माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू C2/5। तो यहाँ से भी ये अगर माइनस करेंगे तो माइनस ये 22 हो गया, माइनस 110/9 ये हो गया C2। अब ये दोनों हमारे डिग्री सेंटीग्रेड में आ गए। अब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा सी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए। 1/9 अगर कॉमन करोगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 340 प्लस 110, यू सी यही चीज हमने डायरेक्टली यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाला था। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हमको करने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम लोग के सामने कन्विंस करने के लिए कि डायरेक्टली हमको ये यूज कर लेना चाहिए। हमको ये कभी करने का जरूरत नहीं है। हमको एक में अगर चेंज इन टेम्परेचर पता हो तो दूसरे में चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली यूजिंग दिस रिलेशन निकाल सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन इट। आई बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए अब कुछ एक दो क्वेश्चंस हम लोग थर्मोमीटर पर लगाते हैं, टेम्परेचर वगैरह जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सारे बच्चों को याद होगा, बट फिर भी मैं औपचारिकता पूरी कर देता हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग in Fahrenheit scale and Celsius scale is same। सेंटीग्रेड स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो सेम रीड करता है? हाँ बताइए। सर -40। -40, वेरी गुड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ये -40 के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि और कोई टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री।
और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, हमारा दोनों बॉडी का ही टेम्परेचर है, लेकिन अगर सेंटीग्रेड में मेजर करें तो 37 डिग्री आ रहा है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हैं तो 98.6 आ रहा है। लेकिन ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है कि तुम फ़ारेनहाइट में मेजर करो या डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करो, दोनों में रीडिंग सेम ही आता है। और ये हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग हार्म, वी कैन इजिली प्रूव। मान लेते हैं रीडिंग हमारा, अगर सेंटीग्रेड स्केल में रीडिंग सी है और दोनों चूंकि सेम है तो मैं एक्स ले लेता हूं, फ़ारेनहाइट में भी ये रीडिंग एक्स होगी, तो c -0 डिवाइड बाई 100 -0 जो रिलेट करने का तरीका होता है वैसे हम रिलेट करेंगे, x -32 डिवाइड बाई 212 -32, और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे सो x बाई 100 इज इक्वल टू x -32 अपॉन 180। if you further going to simplify it, x will be equals to -40 degrees. तो ये याद ही रहना चाहिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर हमको प्रूव करने के लिए बोला जाए तो ये प्रूव भी होना चाहिए ना। इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन मैं देता हूं थोड़ा चेंज करके, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो हमको उसके लिए रेडी रहना है। एट व्हाट टेम्परेचर the reading in degree centigrade is 2/3 of reading in Fahrenheit. चलिए ट्राई कीजिए। इसका आंसर आप डिग्री सेंटीग्रेड में बता सकते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाँ बताइए क्या है आपका आंसर मल्हार? -28.23 डिग्री सेल्सियस। -28.23 डिग्री रॉन्ग हो रहा है। सेल्सियस। आधे, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ आंसर्स पहले। -28.23 ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ, आप या आप बताएं। Sir, -480 by 17. -480 by 17, यस 17 Degree ऐसा Celsius. डिग्री Yes. सेंटीग्रेड। ओके सर वो सेम ही है। ओके 17×34, हाँ लग तो रहा है। और कोई? हाँ बताइए आद्या। सर मेरा -18.82। ओके एक्चुअली मेरे पास जो आंसर है वो कोई आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ओके उन्नति आप बताएं। सर -28.23 माइनस 28.23 जो पहले का है वही है। अच्छा वही 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 सेम। श्रावणी आपका? और मेरा बहुत बहुत अलग है, मेरा 5 डिग्री सेल्सियस से आया।
5 तो नहीं होगा, लेकिन अभी तक सही। नक्षत्र आप बताएं। सर -10 डिग्री सेल्सियस। -10। पता नहीं, अभी तक कोई भी बच्चा सही आंसर नहीं निकाला है, या हो सकता है मेरा ही आंसर लिखा हुआ रॉन्ग हो। लेट्स सी। एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग इन सेंटीग्रेड इज 2/3 ऑफ रीडिंग इन फ़ारेनहाइट। हमने एज्यूम कर लिया लेट रीडिंग इन फ़ारेनहाइट इज x। अगर हमने ऐसा एज्यूम किया तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा, x का वैल्यू। रीडिंग इन सेंटीग्रेड विल बी 2/3x। यहां तक बात समझ आ रही है? क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, क्या वो हम उसके अकॉर्डिंग हमने किया? अभी ये हमारा रीडिंग फ़ारेनहाइट में है, ये हमारा रीडिंग सेंटीग्रेड में है। 2/3 ऑफ रीडिंग इन फ़ारेनहाइट बिल्कुल सही किया हमने। हाँ बताइए, कुछ और चेंजेस है क्या किसी का? सर वो मेरा आंसर आप कंसिडर मत कीजिए, कैलकुलेशन एरर हो गया। ओके ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम बॉडी के टेम्परेचर है तो दोनों सेम होने चाहिए। तो रीडिंग इन फ़ारेनहाइट x-32 डिवाइड बाई 180, मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, 212 - 32 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट इज इक्वल टू 2x/3 - 0 अपॉन 100। You can see x-32 upon 9 is equals to, यहाँ पर अगर देखें तो 2x डिवाइड बाई 15। अब यहाँ से ये 3 से कुछ कैंसिल आउट भी हो सकते हैं टर्म। अब ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 160 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6x। यहाँ पर x जो होगा हमारा वो आ जाएगा -160। तो फ़ारेनहाइट में ये रीडिंग -160 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। तो अगर आंसर हम लोग को लिखना है तो एक आंसर -160 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो गया, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -160 इंटू 2/3, अब जो भी आएगा लेट्स से ये 320 -320 अपॉन 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सब लोग ने कहाँ गलती किया कि सब लोग अलग अलग आंसर निकाल के लेके चले आए? बताओ मेरे को थोड़ा। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, और इस कॉन्सेप्ट पर हमने अभी एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को सॉल्व भी करके दिखाया। कहाँ गलत हुआ मल्हार? सर वो उल्टा लगा दिया था। ओके। और ये 480/17 ये किसका था? 18.82 -10, ये सब कैसे कैसे आंसर निकाले हो आप लोग? 2 लाइन का तो कैलकुलेशन था इसमें। मैंने भी उल्टा कंसीडर कर लिया था। क्या? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यूज है वो मैंने इंटरचेंज कर दी थी। यही मिस्टेक हुआ है बहुत सारे बच्चों से। तो देखो, क्वेश्चन ये डिफिकल्ट नहीं है, और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो केयरफुली करना है। जैसे ये क्वेश्चन, चूंकि बहुत सारे बच्चों को डेटा याद होता है इसलिए तुरंत -40 बोल देते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व किया। करना कैसे है ये चीज हमको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आ गया तब तो सबको आंसर याद है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, देखो हमने थोड़ा ही चेंज किया है। एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग इन डिग्री सेंटीग्रेड इज 2/3 ऑफ रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट। तो ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इक्वल की जगह बस 2/3 कर दिया। हाफ कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन एक के बाद एक बनाए जा सकते हैं। तो उसमें हमारा आंसर, सबसे पहले तो ये भी बात है, देखो तुमने सॉल्व किया, एक्स एज्यूम किया तुमने फ़ारेनहाइट की रीडिंग, और तुमने एक्स का वैल्यू निकाल दिया -160, और आंसर में -160 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दिया है, और चूंकि तुम इतने जल्दी में हो कि तुमने x 160 -160 निकाला और इसको टिक कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा।
क्योंकि वो -160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ना कि सेंटीग्रेड। ये वाला क्वेश्चन एक अलग बात था कि भाई दोनों में रीडिंग सेम है, तो तुम -40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, ये एक यूनिक क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन हमको आता है कि एक में रीडिंग उसकी डबल है, एक में रीडिंग उसकी आधी है, 1/3 है, 2/3 है, तो हमको श्योर होना पड़ेगा कि हम एक्स क्या लिए थे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्स का वैल्यू आएगा। और हमारा जो ऑप्शंस है उसमें वो आंसर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, हमने जो निकाला है वो अच्छे से मैच करना, क्योंकि ये जो आंसर इसका जब बनाएंगे हम, या कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन इसको अगर फ्रेम करेगा, तो एक आंसर होगा -160 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरा आंसर होगा -160 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा आंसर होगा -320/3 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा आंसर होगा -320/3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तुम कोई भी एक लेके चलोगे ना तो तुम्हारा आंसर तुरंत दिख जाएगा, लेकिन वो डिग्री सेंटीग्रेड में मार्क करना था या फ़ारेनहाइट में मार्क करना था, ये अपने को केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आई होप कि तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है। एक और क्वेश्चन लो। फॉल्टी थर्मोमीटर reads 5 degree at freezing ice and 95 degree at boiling water. If it reads temperature of a body as 69 degree centigrade, 69 degree centigrade मत लिखो, 69 degree, then find the actual temperature of body in degree centigrade. ओके, दो बच्चों ने हैंड रेज कर दिया है। गुड। ओके, आफिया बताएं कितना? आफिया क्या आंसर आपका? 70 डिग्री 71.1 डिग्री 71.1। ओके, आध्या आपका? हाँ सर 71.11 डिग्री सेल्सियस। ओके, श्रावणी आपका? तो 71.11 Yes, sir. मल्हार? हाँ सर यही है। यही है सबका, यही है? किसी का अलग है इससे? क्योंकि ये आंसर नहीं है। Anyone have different answer? Just tell me. हाँ बताइए श्रावणी। सर 62.1 है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। कुछ तो बात है। 11.12 है क्या? 11? ये तो बहुत कम हो गया बच्चे। देखिए अगेन, ये हमारा एक तरीके का नया स्केल बोल सकते हैं, फॉल्टी थर्मोमीटर। ये जो रीड कर रहा है एक तरीके से नया स्केल है।
और हमको इसको डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिलेट करना है। हमारे पास एक ही तरीका है, इसका जो भी रीडिंग है लेट से आर माइनस जो भी इसका आइस पॉइंट है 5 डिग्री डिवाइड बाई जो भी इसका स्टीम पॉइंट है 95 माइनस 5, और ये रिलेट करना है अपने को सेल्सियस स्केल से C माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0। अब आर ये रीडिंग इस स्केल में कितनी है 69 माइनस 5 डिवाइड बाई ये हमारा हो जाएगा 90 इज इक्वल टू C बाई 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1 0 कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 9 C बाई 10। मैंने 69 ही बोला था ना, ओ बोलने में गड़बड़ हुआ है, एक्चुअली 59 था, शायद तुम लोग सही निकाले हो। ये बोलने में गड़बड़ हुआ है बच्चे, ये 69 की जगह एक्चुअली क्वेश्चन में 59 था और मैं उसी के अकॉर्डिंग सोच रहा था, उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर हम चेक कर रहे थे, सॉरी। C कैन बी रिटन एज 640/9, बिल्कुल सही आंसर है 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली ये 59 था जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 60 डिग्री आता है आंसर, बट जो डेटा हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ये रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही आंसर। तुम लोग 59 पर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उस पर 60 आता है, ये बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। तो इस तरह से फॉल्टी थर्मोमीटर के भी क्वेश्चंस हमारे मिलेंगे और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है, ये टेम्परेचर, मेजरिंग द टेम्परेचर, इसके अलावा हीट पर हमने बहुत ज्यादा बात नहीं किया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट का कैलकुलेशन कैसे होता है, हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें कैलोरीमेट्री में है। लेकिन हम लोग थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है, और कैसे कोई भी बॉडी थर्मली अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाए तो एक्सपैंड होती है। थर्मल एक्सपेंशन को अगर हम पूरा अच्छे से अभी एक्सप्लेन ना करें, चलो ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थोड़ा सा इसका मिसकंसेप्शन हम आपको दूर करना चाहते हैं। क्यों होता है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ एक डायग्राम हम बना रहे हैं, आपको बताना है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर क्या होगा उन डायमेंशंस के साथ। जैसे एक तो इस तरह का एक कटा हुआ रिंग है, ये रिंग है जिसका रेडियस है r और इसके बीच का गैप है t। दूसरा डायग्राम, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें से हमने एक सर्कुलर, एक स्क्वायरिश एरिया कट करके निकाल दिया है। ये होल्स है, ये सर्कुलर होल पंचर किया हुआ है और एक स्क्वायर है का होल पंचर किया हुआ है, और इसमें जो डायमेंशंस है वो दिए गए हैं। ये डायमेंशन दिया गया है r, ये डायमेंशन दिया गया हुआ है a, ये दिया हुआ है l, ये दिया हुआ है b, और इन दोनों के बीच का, और या फिर इन दोनों के बीच ये जो गैप है इसको बोला गया है c। तो a, c, r, b, l ये सब वैल्यूज है जिस पर हमको कमेंट करना है। क्वेश्चन है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, comment on the different dimensions. Comment on the different
डायमेंशंस। डिफरेंट डायमेंशंस का मतलब जैसे पहला वाला डायग्राम के लिए अगर हम बात करेंगे तो आर और टी पर कमेंट करना है, दूसरे वाले पर अगर बात करेंगे तो बी पर, एल पर, आर, ए, सी सब पर कमेंट करना है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट वन, व्हाट अबाउट टी एंड व्हाट अबाउट आर। चलिए श्रावणी आप बताएं। सर टी और आर दोनों इंक्रीज होगा। ओके, उन्नति आपका। सर आर तो इंक्रीज होगा, पर जो वो टी जो आपने गैप बताई है एज उसका एक्सपांशन होगा तो वो जो गैप है वो कम होंगी, मतलब वो जो ओके, टी है वो छोटा होगा। मतलब यू आर सेइंग टी डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस, राइट? और एक बच्चे का आंसर है कि सर दोनों बढ़ेंगे। वो आपने वो जो टी है वो गैप ही मतलब गैप ही रखा है ना, हाँ, मतलब ये गैप है, ये गैप है, ये इन दोनों के बीच का गैप, इसको हमने टी दिखाया। तो गैप कम होगा और आर बढ़ेगा, ऐसा आपने कहा, ठीक है। दो वेराइटी ऑफ आंसर्स हो सकते थे। आई मीन कोई ऐसा भी है कि आर कम होगा और टी बढ़ेगा, ऐसा भी, या फिर दोनों घटने लगेंगे। आई डोंट थिंक कि इस तरह के आंसर्स होंगे। सिमिलरली अब मैं बात करना चाहूंगा सेकेंड वाले डायग्राम की। इसे बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं, तो ध्यान से आंसर करना है अपने को। बी, एल, ए, आर एंड सी। कायदे से तो एक एक हमको सबसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो लोग हैंड रेज किए हैं उनसे पूछना चाहूंगा। पहले तो हमको जो लोग हैंड रेज किए हैं उसमें से बताइए, इनमें से कौन कौन से घटेंगे। विच वन ऑफ दिस विल डिक्रीज। इन 4-5 जो हमने डायमेंशंस दिए, इसमें से कौन सा घटेगा? सर आद्या? ओनली सी। अच्छा, सी घटेगा ऐसा, तो सर बाकी सब बढ़ेंगे। सर सारे ही बढ़ेंगे। हाँ सर, मेरे हिसाब से भी एक भी नहीं घटना चाहिए, सारे पढ़ेंगे। देखो ये एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है उन्नति, इसमें से कोई भी घटेगा नहीं, सब बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ा, बच्चे पता नहीं, और भी मैंने अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम शायद नहीं बनाया, या फिर तुम लोग एक बार पहले से पढ़े हुए हो या जो भी, ये हर बच्चा एक न एक डायमेंशन में जाके चूक करता ही करता है। इसलिए इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। एक तो पहले तो याद रखना है कि एवरीथिंग इज एक्सपैंडिंग, एवरीथिंग इज एक्सपैंडिंग। अगर कुछ न समझ में आ रहा हो तब भी बढ़ेगा, आंसर बोल के निकल जाना है, और नहीं तो तुम बस इसको जूम करने का कोशिश करो। ये जो फोटो है इसको जूम कर दो। जब हम जूम कर रहे हैं तो क्या सी नहीं बढ़ रहा, क्या आर नहीं बढ़ रहा पहले से, क्या बी नहीं बढ़ रहा? जैसा ये जूम करने पर होगा वैसे ही थर्मल एक्सपेंशन करने के बाद या टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद होता है। हमारा जो डाउट रहता है कि जहां पर गैप है वो गैप कम हो जाएगा, आर भी बढ़ेगा और टी भी बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आर बढ़ रहा है और टी घटेगा, नहीं। इसको बोलते हैं फोटो, मतलब फोटोग्राफिक या फोटो जूम, ऐसा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोबाइल में कोई भी फोटो हम देखते हैं तो मान लो अगर हम उसको जूम किए तो जो छोटा चीज है वो भी बड़ा होगा और जो बड़ा चीज है वो और बड़ा होगा, हर चीज बड़ा होगा। एक चीज के बड़े होने से दूसरा वाला चीज छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो एक्सपेंशन का मतलब कि एवरीथिंग इज एक्सपैंडिंग, हर चीज ही एक्सपैंड हो जाएगा। इट डजंट मैटर वेदर बी, वेदर एल, वेदर ए, सी, आर, कोई भी हो, सब कुछ बढ़ेगा। और ये मिसकंसेप्शन आप हमेशा के लिए दूर करेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसको ऐसा सोचना कि अगर इसको जूम करेंगे तो क्या होगा, तो तुम देखोगे कि सब कुछ बढ़ता बढ़ता ही दिखेगा।
everything is expanding. Now the question, why थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है? इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है जो हमको इस ग्राफ से मिलेगा, जो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के दौरान आपको बताया था. रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. इस तरह का, इफ यू रिमेंबर, ये ग्राफ याद है? ऐसा ग्राफ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जब सिखाया था तो उस समय ऐसा ग्राफ आपको दिया था. ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ होता है और ये होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर बॉन्ड बनता है आर नॉट, और ये होती है उसकी मिनिमम एनर्जी यू मिनिमम. लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, और ये ग्राफ जो है ये आर नॉट के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता. दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट आर नॉट. तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ये जो मिनिमम एनर्जी है ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता है. ये ग्राफ ये कुछ ऐसा चला जाता है. और जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जितना जा रहे हैं उतना उससे ज्यादा राइट की तरफ जा रहे हैं. तो देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, ये जो ग्राफ है ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है. ये जो बेस है, मतलब इसका जो मिनिमम पॉइंट है, ये राइट की तरफ थोड़ा शिफ्ट करता चला जाता है. अनसिमेट्रिकल होने की वजह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये जो मिनिमम पॉइंट जो एनर्जी की थी वो बढ़ेगी और वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा. राइट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है. अब बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो सोचो मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर सारे बॉन्ड थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो पूरा का पूरा डायमेंशन होगा वही बढ़ जाएगा. तो थर्मल एक्सपेंशन का जो मेन रीजन है वो यही है कि ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है और शिफ्ट होने पर ये सिमेट्रिकल ना होने की वजह से राइट साइड में टुवर्ड्स शिफ्ट होता है चला जाता है. और जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे ये जो मिनिमम वाला पॉइंट है और टुवर्ड्स राइट, थोड़ा सा और राइट की तरफ चला जाएगा ऐसा. तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो बॉन्ड लेंथ जो एक्चुअली आर नॉट डिस्टेंस था वो आगे की तरफ शिफ्ट करते चला जा रहा है. तो एक तरीके से बॉन्ड लेंथ ही इंक्रीज होता चला जा रहा है. इक्विलिब्रियम पोजीशन जो था मॉलिक्यूल्स का वही एक्सपैंड हो गया. अगर वही एक्सपैंड हो गया तब तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही एक्सपैंड होना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो हर वो पूरा बॉडी के ही डायमेंशन में फर्क आ जाएगा उससे. इसलिए हम कोई भी बॉडी को अगर हीट करते हैं तो उसका डायमेंशन इंक्रीज करता है. अगर लीनियर लेंथ कोई रॉड है जो लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा. कोई एरियल ऑब्जेक्ट है जैसे लैमिना शीट तो उसका एरिया बढ़ जाएगा. कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वॉल्यूम, वो बढ़ जाएगा. और ये कैसे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी बातें हम लोग डिटेल्स में कल बात करेंगे. आज हमने सिर्फ ये थोड़े से जो मिसकंसेप्शन वाली चीजें हैं वो बता दी. और रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ये इससे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे कभी भी, तो ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ये हमने आपको बता दिया. बाकी टेम्परेचर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट स्केल रिलेटेड और थर्मोमीटर रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये आप लोग से बन जाएंगे. थर्मल एक्सपेंशन ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और नीट के लेवल पर इससे लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो ये भी हमारा होपफुली कल ही खत्म हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम एक दिन और. तो ज्यादातर ये जो कैलोरीमेट्री है वो भी 2 से 3 दिन लगेगा.
ज्यादा टाइम हमारा थर्मल ये हीट ट्रांसफर, ये जो चैप्टर ना कंडक्शन एंड रेडिएशन, उसमें हमारा ज्यादा टाइम जाएगा। बाकी की ये छोटे छोटे टॉपिक्स ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। मैं आज तुम लोग को वो सारा मटेरियल क्वेश्चन बैंक वगैरह शेयर कर देता हूँ, आप लोग मटेरियल को भी देख लीजिए, क्वेश्चन वगैरह जो भी आपने मॉड्यूल के सॉल्व करना, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन है। जब हम टेम्परेचर के क्वेश्चन करेंगे, थर्मोमीटर के क्वेश्चन करेंगे, उसका थर्मल से कोई लेना देना नहीं, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन का थर्मोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भले ही ये चैप्टर बड़ा है, लेकिन पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसलिए तुम लोग खोज खोज के थर्मोमीटर वाले क्वेश्चंस वो सब कर ला लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।